हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एमए इकोनॉमिक्स 2015 की क्वेश्चन पेपर। ओके, तो चलिए हम लोग पार्ट वन आज करेंगे और पार्ट टू जो है, पार्ट बी जो है, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पे लगानी है। मैं क्वेश्चन टू से स्टार्ट करता हूँ आज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या बताना है कि इफ द प्रोपेंसिटी of people to hold money as a currency goes up and all other factors such as the required reserve ratio remain unchanged, the value of the multiplier, तो वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर जो है गाइस क्या होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज स्मॉलर ना, क्योंकि अगर पीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अगर होल्ड करेंगे एज गोज अप, ठीक है, ठीक, एंड द वैल्यू मल्टीप्लायर विल बी गो डाउन ना, क्योंकि ये पैसे जो है बैंक पे नहीं जाएंगे। तो बैंक पे जब नहीं जाएंगे तो फिर बैंक जो है, जो इन्वेस्टर्स है उसको लोन नहीं दे पाएगा। जब लोन नहीं दे पाएगा तो फिर हमारी प्रोडक्शन घट जाएगी। ठीक है, तो उसकी इफेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए जो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है मनी मल्टीप्लायर को, उसका कम हो जाएगा जब पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो होल्ड करने लग जाएगा रादर देन कि वो बैंक को ना दे के। ठीक है, तो smaller multiplier, money multiplier. Okay, okay, so question number third guys, आपको क्या बताना है कि फियर क्वाइन इज टॉस थ्री टाइम्स। तो गाइस जब भी अगर हम क्वाइन को थ्री टाइम्स करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं, हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल टेल हेड। ठीक है, या फिर आपको आएगा टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनते हैं ना, टी एच टी, या फिर एच टी टी, या फिर टी एच एस। तो ये मेरा टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बना। आपको पूछ रखा है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ द टॉसेस हैज रिजल्ट इज हेड। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम यार वन तो हेड होना ही चाहिए। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टॉस रिजल्ट इन टेल्स। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टॉसेस रिजल्ट इन टेल्स। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एटलीस्ट वन टेल इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय एटलीस्ट वन हेड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बेसिकली कंडीशनल का है। सो एटलीस्ट one head. Okay, so at least one tail intersection at least one head। तो गाइस ये मेरा हो गया at least one tail और at least one head, यहाँ पे भी है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ओके, एंड इसमें भी है। टोटल 8 था ना, तो टेल 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 तो छूट गया गाइस। ओके, तो टोटल मेरी 8 पॉसिबिलिटीज है, दैट इज 2 2 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये दोनों पे नहीं है। एक पॉसिबिलिटी जो टेल टेल टेल, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, उसी तरह से यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। तो मेरा 6 जो है 6/8 हो गया ऊपर वाला, डिवाइडेड बाई एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड सिर्फ इस टेल टेल को छोड़ के बाद बाकी सब में कम से कम एक तो हेड है ही, दैट इज 6/8। So the 6/7 is the correct answer. Okay, 6/7 is a correct option. Okay, तो guys मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे कंडीशनल जो मेरा प्रोबेबिलिटी है मैंने वो लगाया, और मैंने आंसर मुझे 6/7 जो कि आंसर सी से जो है मैच कर गया। क्यों? क्योंकि आपको गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है फियर क्वाइन को टॉस किया गया 3 बार, तो 3 बार में जो 8 पॉसिबिलिटीज बनी। ओके, नो प्रॉब्लम। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द टॉस हैज रिजल्ट इन हेड, तो गिवन है ना कि भाई अगर एटलीस्ट अगर वन हेड आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला गाइज, ये कंडीशन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जस्ट मैंने वही यूज किया ना कि दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ए मेरा क्या था कि एटलीस्ट वन हेड, और बी मेरा क्या था कि एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन हेड वन टेल किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6/8 डिवाइडेड बाय बी मेरा क्या था कि एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड तो सब में है, बस टेल 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 को छोड़ के। तो 7/8, 8 कैंसिल, बचा कितना 6/7। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ओके,
सो फोर्थ नंबर गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर जो है इस चार में से कौन सा इसका बेस्ट जो है एग्जांपल है? या टैक्स ऑन इंपोर्ट, क्योंकि अगर हम सामान को अगर इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से अपने देश में, तो अगर इसमें टैक्स लगती है ना एज अ इम्पोर्ट के तौर पे, तो मेरा ट्रेड बैरियर है ना कि हाँ गवर्नमेंट चाहता है कि हम कम से कम ट्रेड करें, ताकि जो है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोर्ट पे टैक्स लगाती है ना, और यही तो हमारा ट्रेड बैरियर है। गवर्नमेंट का इंटेंशन यही तो होता है ना कि भाई ट्रेड को कम करे एज एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स बाय इम्पोर्टिंग द टैक्स। ओके, सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि which of the which among the following currently has the highest production tons in India? Guys, rice is always the highest production among the mill, wheat, sugar. ठीक है, तो ये उस टाइम के क्वेश्चन था 2015 के, तो राइस। ओके, normally if the income effect dominate the substitution effect in the labor decision, then what happens when the wage rate increases? Guys, जब भी अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पे, तो वहाँ क्या होता है, बैकवर्ड बैंडिंग। ठीक है, लेबर यार ठीक है, अगर वेज रेट अगर बढ़ रहा है तो लेबर सप्लाई तो कुछ पॉइंट तक होगा, लेकिन आफ्टर अगर ये मैक्सिमम पॉइंट के बाद अगर वेज रेट बढ़ेगा भी तो वो मेरा घटने लगेगा। ठीक है, तो जब इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को इन द लेबर सप्लाई, तो उस वक्त अगर वेज अगर बढ़ती भी है तो हमारा जो वर्क है ना वो लेस हो जाता है, सी बैकवर्ड बैंडिंग के थ्रू। ओके, if the value if the value added at different stages is summed up, the total will what is equal to the value of the final product ना guys। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि वैल्यू एडेड एट अ डिफरेंट स्टेज, तो वैल्यू एडेड गाइस क्या होता है, वैल्यू एडेड इज द टोटल ऑफ द टोटल ऑफ दिस फर्म्स माइनस इंटरमीडिएट गुड ना, जितना हमें लगा। सपोज कि मैंने एक कुरकुरे का पैकेट्स बनाया तो मुझे उसमें 5 रुपया उसका मैंने फाइनल आउटपुट इतना है, बट मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारे इंटरमीडिएट गुड्स का जो है यूज़ हुआ है, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा इंटरमीडिएट गुड्स का, सपोज 1 रुपीज़। तो ये जो मेरा 4 रुपीज़ बना, ये मेरा वैल्यू एडेड हुआ ना आफ्टर दी रिडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। और मैंने इसी तरह से अगर मैं सारे सेक्टर्स को अगर जोड़ दूँ, सारे सेक्टर्स का, तो ये एक्चुअली क्या है, फाइनल गुड्स ही तो है एट द लेवल ऑफ द प्रोडक्शंस। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू द फाइनल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्योंकि ए इज द करेक्ट आंसर है इसका, ए एंड जेड ऑफ द सेम रैंक। क्यों? क्योंकि एक्स इज ऑर्डर ऑफ फुल मैट्रिक, फुल रैंक का है। ठीक है, और दिस इज सिमिलर टू दिस, दैट्स व्हाई द रैंक इज आल्सो सिमिलर, y and z. So question number 8 का A is the correct answers. Okay, okay, let's move to the question number 9. Question number 9 guys क्या बता रखा है कि regardless of her income or the prices, Nia always spent 30% of her income on housing, 25% on food, and 10% on the clothing, 20% on the transportation, 50% on the recreation. So this behavior is consistent with which of the followings? ठीक है, किसके साथ ही कंसिस्टेंट में, तो गाइस कॉप डगलस ना, क्योंकि कॉप डगलस में ही तो गाइस ये पॉसिबल है ना कि मेरे कितने भी प्रोडक्ट्स जो है उसमें हो सकता है, लाइक दो प्रोडक्ट के लिए एक्स पे पावर वाई, वाई पे पावर बीटा फॉर द टू गुड्स। तो उसी तरह से नेहा जो है वो स्पेंड करती है, नेहा ऑलवेज स्पेंड 30% ऑफ इनकम अपने हाउसिंग पे, फूड पे, क्लॉथिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, 15% ऑन रिक्रिएशन पे। ठीक है, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं हुआ ना। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपको क्या बताता है कि अगर दो गुड्स अगर आपस में सब्स्टिट्यूट है, तो अगर इसकी प्राइसेस अगर बढ़ती है, ठीक है, अगर इसकी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो इसका डिमांड बढ़ जाता है ना सेकेंड गुड का, क्योंकि दोनों में आपस में क्या है कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो मतलब प्राइस इफेक्ट होता है यहाँ पे, बट कॉप डगलस में ऐसी कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है।
कॉप्टिक्लस जो एक ऑप्टिमल पॉइंट को बताता है कि हाँ, अगर आपका गुड्स दिस मच है तो आपको इतना जो है ऑप्टिमल पॉइंट आपको बताना है। ओके 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 गाइज, ओके गाइज। तो नाइन्थ का जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए तो नहीं होगा क्योंकि ए जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है प्राइसेस से, और जब प्राइसेस से अगर इन्फ्लुएंस है तो फिर वो कंसिस्टेंट तो होगा ही नहीं ना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इस चीज़ इस एक सपोज दिस इज गुड एक्स, अगर हम इस गुड्स को अगर लाइक करते हैं तो हम इसी को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू एक्स टू, तभी मेरा जो कंसिस्टेंट होगा ना। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से कि डिमांड फॉर द कमोडिटी डू नॉट चेंज व्हेन द प्राइस चेंजेस, नो दिस विल अफेक्ट व्हेन द प्राइस इज चेंजिंग। सो कॉपडगलस एक ऐसा है कि जो कंसिस्टेंट को जो है वो परसिस्ट करता है। ओके, सो 9 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। D, as a foreign exchange activities has grown, okay, foreign exchange activity has grown, then which of the following is a correct option? Okay, so central bank intervention has become a less effective जब अगर फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज अगर ग्रो करेगी तो फिर यार सेंट्रल बैंक जो है हमारा वो इंटरवेंशन का लेस इफेक्टिव हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यार फॉरेन ने जो कब्जा लिया है तो यार ये तो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। ओके ओके, सो द शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन द ऑल वर्ल्ड ट्रेड इन 2013 में क्या था गाइस? 2% था। ओके, इसका जो एक्सपोर्ट का शेयर था वर्ल्ड ट्रेड पे ओनली 2%। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कि द पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 11-12 स्टैंड इन द रेंज ऑफ, कितना रेंज में गाइस स्टैंड करता था? दैट इज 20 to 25%। ओके, इतनी जो है पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेटेड की गई थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2011-12, इस रेंज में कि भाई 20 से 25% जो है गरीबी है। किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ओके ओके, 13 नंबर की assume that the 75 ट्रांजेक्शन है ईयर इन एन इकोनॉमी विद मनी सप्लाई भी आपको दे रखी है ना, एवरेज वैल्यू each transaction is this then the velocity of money। तो गाइस वेलोसिटी ऑफ मनी निकालना तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यूज कर लेंगे। पी टी एम वी इज इक्वल टू पी टी, एम आपको कितना दे रखा है 300 इंटू वी इज इक्वल टू प्राइस कितना दे रखा है 20 इंटू ट्रांजेक्शन कितना, दैट इज सब 75 ना, कि 75 बार जो है ट्रांजेक्ट टी जो है ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Subsidies low housing is an example of what? What that is a collective want ना, क्योंकि subsidies जो है low housing is an example of the collective wants, social wants। Okay, how many distinct subset can be formed using the set this? Okay, so how many elements? 1 2 3 4 5 6, so 2 to the power 6 is what? 64 subset possible B। Okay, question number 16th। Okay, 16th का गाइस बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो हिचमैन साहब थे इन्होंने स्टेज ऑफ ग्रोथ पे था। लुइस जो थे ये किस पे बेस्ड था? लुइस जो थे सॉरी ये तो यार अनबैलेंस ग्रोथ पे बेस्ड था ना, अनबैलेंस सॉरी, दैट इज 1 का 4। लुइस जो मॉडल्स थे गाइस, लुइस किस पे बेस्ड थे? लुइस आपका बेस्ड थे डुअल सेक्टर ना, कि अगर दो सेक्टर है ना, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर सरप्लस लेबर अगर हो रहा है तो आप इसको जो है इंडस्ट्रीज में दे दो। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज इसकी जो है वेजेस को बढ़ाएंगे। तो डुअल सेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो डुअल सेक्टर लुइस नहीं तो कहा था। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसी तरह से रोस्टो का जो बेस्ट दो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ था ना, कि 5 स्टेजेस ऑफ
the growth. Okay, so 16th का, in which of the following models of the oligopoly firm chooses the price instead of the quantities. Firms guys choose करता है prices को, जब prices choose करता है that is Barton, अगर quantity choose करता है that is Cournot. ठीक है, ओके. सो और इसमें क्या होता है, स्टैकलबर्ग में क्या होता है कि वन फर्म इज लीडर, अनदर फर्म इज अ फॉलोअर. सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे प्राइसेस के बारे में बताया गया है, तो मैं प्राइसेस जब चूज करेगा तो बर्टन ही तो होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 आपको गाइस बताना है कि एन एस्टिमेटेड इज डिफाइंड एज, ठीक है, सैंपल स्टैटिस्टिक टू अ एस्टिमेटेड अ पॉपुलेशन पैरामीटर. गाइस दो चीज होता है, एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट. एस्टिमेटर क्या होता है, एक फॉर्मूला. और एस्टिमेट क्या होता है कि जब इस फॉर्मूला पे जब आप सारे चीज पुटअप करते हैं, लाइक सैंपल मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह, तो उससे जो एक वैल्यूज आती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट. ठीक है, तो एस्टिमेटर इज अ फॉर्मूला और एस्टिमेट इज अ पर्टिकुलर वैल्यूज. तो an estimator is defined as what sample statistics to estimate a population parameter. Okay, so this question number 19 guys, key the Keynesian approach to a macroeconomics assume that कि neither ways nor price adjust quickly to balance the quantity supplied and the quantity demand. ठीक है, कीन्स का क्या अप्रोच था कि जो वेजेस है वो स्टिकी होते हैं ना, वो चेंज नहीं होती. बट क्लासिकल ने क्या कहा था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी इन द वेज एंड द प्राइसेस. बट किन्स ने उसका उल्टा बोला कि नहीं, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में जो हमारा वेज क्या होता है, स्टिकी होता है. दिस स्टिकी होता है, चेंज नहीं होता है. और वेज जब स्टिकी है तो मेरा प्राइसेस भी स्टिकी है. ठीक है, सो इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, ओके गाइस. Question number 20. In a society of person A want to sell a book for which his reservation price is 400. ठीक है, वो सेल करना चाहता है, उसका रिजर्वेशन प्राइस 400 है. ठीक है, बट जो खरीदने वाला है यार, वो तो 360 रुपया ही मैक्सिमम दे सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या ट्रेड होगी, बताइए आप. कि बिल्कुल नहीं होगी ना, नो ट्रेड इन दिस बुक विल बी टेक प्लेस. ओके, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो तो ओनली 360 रुपये ही दे सकता है, उसकी रिजर्वेशन प्राइस है. लेकिन बेचने बोला कि नहीं यार, मैं कम से कम तो यार 400 रुपया से ज़्यादा ही लूँगा. तो यार 400 रुपीज़ इज ग्रेटर देन 360 ना, तो फिर तो ट्रेड ही तो नहीं होगी. ओके, ओके. Imperfect information about the labor markets leads to a, guys, fractional unemployment. This is very very easy. Okay, imperfect information about the labor market leads to a frictional unemployment. Okay, इसकी तो guys definition मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बहुत easy. Okay, okay, let fx is equal to this, then the derivative of this is what. Okay guys, fx मुझे क्या दे रखी है, x e पे पावर x स्क्वायर. ओके, मुझे इसका डेरिवेटिव पूछा है. तो गाइस e पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पे पावर x ही तो होगा सेम. तो e पे पावर x स्क्वायर, बट मैंने चेन रूल लगा दिया, दैट इज x स्क्वायर का क्या होगा 2x. तो 2x e पे पावर x स्क्वायर, दैट इज b. ओके, क्वेश्चन नंबर गाइस 23. 23 में आपको दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू the law of variable proportional marginal product of the variable input is what. Guys this is very very easy, just put a, इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताइए, बहुत इजी है. ओके, सो मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर, व्हाट हैपन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24. 24 में गाइस कि the quantity theory of money implies that if the money stocks were double then the price level will also double. Guys, this formula mv is equal to py, but in the short run velocity and the income is constant in any particular economy. तो मेरा money supply or the quantity of money is directly proportional to the prices.
अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा 2 से तो इसको भी बढ़ाना होगा 2 से, तो ट्वाइस होगा ना। ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो 25th guys, कि let z is equal to f of x1 x2 and let fi be the first order partial derivative. This is this second order partial derivative. This suppose f1 is equal to 0 is equal to f2 at some point x1 x2 is equal to ab. Either let f11 12 is greater than this. तो आपको बताना है कि कब जो है मिनिमम इफ f22 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो आपको ये बताना है। तो गाइस हमें यहाँ पे दे रखा है कि f1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f2। ठीक है, किस पॉइंट पे? एट ए बी पॉइंट पे। तो गाइस हम जानते हैं जब भी हम इसका d2 चेक करते हैं तो मुझे क्या आना चाहिए? f11 f22 माइनस f12 स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 एट ए एंड बी पे। ठीक है, तो जब मैं इसके डिटर्मिनेंट निकालता हूँ एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में f11 f21 f12 f22। ओके, तो जस्ट आप इसका चेक कीजिए कि अगर इफ f11 लेस देन 0, तो अगर मेरा जब d1 लेस देन 0 रहे एंड d2 जब मेरा ग्रेटर देन 0 रहे, दैट इज एनडी गाइस। ओके, और जब मेरा नॉन डेफिनेट केस होगा दैट इज एल मैक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर जब मेरा f11 ग्रेटर देन 0 रहे और ये सेम कंडीशन रहे, तो उस टाइम में मेरा एल मीन होता है। सो द ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, सो द ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको जो पूछा गया है गाइस वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा 1 ही जो है सही है। क्यों? क्योंकि द फंक्शन अटेंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट व्हेन f11 इज लेस देन 0। ठीक है, तो कंडीशन गाइस आपको याद रखनी होगी। ठीक है, दो कंडीशन होता है फॉर दिस, द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, तो आई थिंक कि अब यहाँ से बी पार्ट स्टार्ट होगा, तो बी पार्ट गाइस मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में लेके आऊँगा। ठीक है, और ये 2015 का था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एम इकोनॉमिक्स। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। गाइस प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको इससे मोटिवेट मिलता है, और नेक्स्ट टाइम में जो है मैं और भी अच्छे वे से, अच्छे इफेक्टिव वे से जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ एज ए रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।